हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं हड़प्पा सभ्यता का और ये इसके ऊपर हमारा 5th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन और शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हड़प्पा वासी है ये कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे और कौन कौन से तरीके अपनाते थे। साथ ही हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की एक विशिष्ट पुरावस्तु है मोहरे, उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे एक रहस्यमय लिपि, उसकी हम चर्चा करेंगे और इनकी बाट प्रणाली की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे और कौन कौन से तरीके अपनाते थे। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का कार्य होता था और इस शिल्प उत्पादन के कार्य के लिए जरूरत होती है कच्चा माल की, यानी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे मृद भांड बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची मिट्टी चाहिए, मनके बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की धातु, पत्थर और शंख की आवश्यकता होती है। मुहर बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है सेल खड़ी नामक पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बाट बनाने के लिए आवश्यकता होती है चार्ट नामक पत्थर की आवश्यकता होती है। अब इनमें से कुछ कच्चे माल हड़प्पाई क्षेत्र में उपलब्ध हो जाते थे, जैसे कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन पत्थर, लकड़ी और अन्य जो रॉ मटेरियल थे उनके लिए हड़प्पा वासियों को अन्य स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस मैप को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यह मैप भारतीय उपमहाद्वीप का है और इस भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका नामक देश आते हैं। यदि हम बात करें हड़प्पाई क्षेत्र की, तो हड़प्पाई क्षेत्र है ये मुख्यतः पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ था। ये है हड़प्पाई क्षेत्र और इस हड़प्पाई क्षेत्र में जो कच्चा माल आसानी से मिल जाता था वह थी कच्ची मिट्टी। बाकी अन्य प्रकार के रॉ मटेरियल के लिए हड़प्पा वासियों को भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों या फिर सुदूर क्षेत्र में जाना पड़ता था। देखिए, हड़प्पा वासी कच्चा जो माल प्राप्त करते थे, एक तो प्राप्त करते थे भारतीय उपमहाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप से। दूसरा वो प्राप्त करते थे सुदूर क्षेत्र से, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं हैं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अतिरिक्त जैसे ओमान हो गया, बहरीन हो गया, वहां से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे। तो इस टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप से कौन कौन सा कच्चा माल प्राप्त करते थे और कहाँ से प्राप्त करते थे। सेकंड हम पढ़ेंगे कि सुदूर क्षेत्र यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त कहाँ से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे और किन किन के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाले कच्चे माल के संबंध में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जिसमें से दो तरीके प्रमुख हैं। पहला है बस्तियां स्थापित करना और दूसरा है अभियान योजनाएं भेजना। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हड़प्पाई परिक्षेत्र है ये पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैला हुआ है। तो हड़प्पा वासियों ने क्या किया कि अपने परिक्षेत्र के आसपास कुछ बस्तियां बसाई और ये बस्तियां उन जगह पर इन्होंने बसाई जिनके निकट कच्चे माल का स्रोत हो। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जिन स्थानों पर बस्तियां बसाना पॉसिबल नहीं था या वे स्थान थोड़े अधिक दूरी पर स्थित थे हड़प्पाई परिक्षेत्र से, उन स्थानों पर इन्होंने अभियान भेजे, व्यापारिक अभियान भेजे और वहां से ये जो व्यापारी थे वह कच्चा माल प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासियों ने जो पहला तरीका अपनाया था कच्चा माल प्राप्त करने का वह था बस्तियां स्थापित करना। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था मनके बनाने के लिए धातु और पत्थर के अलावा शंख की भी आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त शंख से अन्य प्रकार के भी उत्पाद बनाए जाते थे। तो शंख प्राप्त करने के लिए इन्होंने समुद्र के किनारे बस्तियां स्थापित की और समुद्र के किनारे इन्होंने दो बस्तियां स्थापित की, पहली नागेश्वर है और दूसरी बालाकोट है। नागेश्वर वर्तमान में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि बालाकोट वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों ही बस्तियां समुद्र के किनारे स्थित है, इसलिए आसानी से यहाँ से शंख और अन्य समुद्री उत्पाद प्राप्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, जिसे हम कहते हैं लाजवर्द मणि कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने अफगानिस्तान के सोर्तुगई में एक बस्ती स्थापित की, क्योंकि सोर्तुगई के निकट ही लाजवर्द मणि का स्रोत था।
इसके अलावा हड़प्पा वासियों ने एक और बस्ती स्थापित की, लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोथल के निकट कार्निलियन, सेलखड़ी और धातु आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि लोथल के निकट ही इनके स्रोत उपलब्ध थे। कार्निलियन है, यह मुख्यतः गुजरात के भड़ोत क्षेत्र में मिलता है। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिल जाती है, और धातु राजस्थान से मिलती थी। और इन तीनों स्रोतों के निकट इन्होंने एक बस्ती बसाई जिसका नाम है लोथल। रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों ने जो दूसरा तरीका अपनाया था वह था अभियान भेजना। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर व्यापारिक अभियान भेजे और वहां से व्यापारी कच्चा माल प्राप्त करते थे। तांबा प्राप्त करने के लिए जो इन्होंने अभियान भेजा वह भेजा राजस्थान के खेतड़ी अंचल में, क्योंकि यहाँ पर तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। सोना अर्थात गोल्ड के लिए इन्होंने अभियान भेजा दक्षिण भारत में। और इन अभियानों के माध्यम से जो हड़प्पा वासी हैं, इनका स्थानीय समुदायों के साथ भी संपर्क स्थापित हो जाता था। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि पुरातत्वविद ये कैसे जान पाए कि इन लोगों ने अर्थात हड़प्पा वासियों ने दक्षिण भारत और खेतड़ी जैसे क्षेत्र में अपने अभियान भेजे, व्यापारिक अभियान भेजे। तो देखिए, इसका पता चलता है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं खेतड़ी का। खेतड़ी में हमें हड़प्पाई पुरावस्तुएं मिली हैं। इस आधार पर पुरातत्वविद हैं ये कह पाते हैं कि हड़प्पाई लोगों ने खेतड़ी में अपने व्यापारिक अभियान भेजे होंगे। और खेतड़ी तांबा का मुख्य स्रोत माना जाता है। वर्तमान में भी खेतड़ी में तांबा अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। इसलिए पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा वासी है वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते होंगे, खेतड़ी से। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि खेतड़ी में हड़प्पाई पुरावस्तुएं तो मिली हैं, लेकिन खेतड़ी की अपनी भी पुरावस्तुएं थी। जैसे विशिष्ट प्रकार के मृदभांड थे और विभिन्न प्रकार की तांबे की वस्तुएं थी। और ये जो वस्तुएं मिली हैं खेतड़ी में, विशिष्ट मृदभांड और तांबे की वस्तुएं, ये हड़प्पाई मृत भांडों से भिन्न हुआ करती थी, यानी उनसे अलग हुआ करती थी। और इन्हीं वस्तुओं के आधार पर ये जो साक्ष्य मिले हैं, विशिष्ट मृत भांड और तांबे की वस्तुएं मिली हैं, इसी के आधार पर पुरातत्वविदों ने खेतड़ी को एक संस्कृति का नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। और ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के लोग थे, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। देखिए, अभी तक हमने देखा कि हड़प्पा वासी हैं, ये कच्चा माल के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर व्यापारिक अभियान भेजते थे। इसके अलावा इन्होंने बस्तियां भी स्थापित की। अब हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा वासियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो देखिए, इसके संबंध में एक लेख मिलता है हमें, सैरगोन अभिलेख। ये सैरगोन था, ये मेसोपोटामिया का राजा था। लगभग 23वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने मेसोपोटामिया पर शासन किया था, और इसी का एक अभिलेख मिलता है। और इस अभिलेख की सहायता से मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के मध्य में व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेसोपोटामिया है, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन है। वर्तमान में ये इराक गणराज्य में स्थित है, और दजला और फरात नामक दो नदियों के मध्य इस सभ्यता का उद्भव हुआ था। इसके दो प्रमुख नगर हैं, उरुक और उर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, और मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम से संबोधित किया जाता था। और मेलुहा और मेसोपोटामिया दोनों के मध्य में व्यापारिक संबंध थे, और इन दोनों के मध्य में जो व्यापार होता था ये मुख्यतः होता था समुद्री मार्ग से। स्थल मार्ग से भी होता होगा, लेकिन जो अधिकतर जो हमें संकेत मिले हैं वो मिले हैं समुद्री मार्ग के संकेत मिले हैं। और इन दोनों के मध्य में दो व्यापारिक चौकियां स्थित थी, जिसमें से पहली आ जाती है ओमान। ओमान को मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मगान कहा गया है। दूसरी बस्ती आ जाती है बहरीन द्वीप, और बहरीन द्वीप को मेसोपोटामिया के अभिलेखों में दिलमुन कहा गया है। यहाँ पर जो ओमान है, यहाँ पर तांबा उत्पादित होता था, और इसके तांबे की एक विशेषता थी कि इसमें निकल के अंश पाए जाते थे। और ओमान है, ये तांबा मेसोपोटामिया को भी निर्यात करता था और सिंधु घाटी सभ्यता को भी निर्यात करता था। तो अब हम चर्चा करते हैं कि सुदूर क्षेत्र में हड़प्पा वासी कहाँ कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे। तो देखिए, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था, और ओमान को मेसोपोटामिया के अभिलेखों में कहा गया है मगान। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, ये तांबा प्राप्त करते थे मगान अर्थात ओमान से प्राप्त करते थे। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी से प्राप्त करते थे। लेकिन जो नवीन खोजें हुई हैं उसके आधार पर कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये तांबा प्राप्त करते थे ओमान से। और ये किस आधार पर कहा है,
क्योंकि रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। यानी जो हड़प्पाई पुरावस्तुएं हैं उनमें भी निकल के अंश मिले हैं, इसके अतिरिक्त ओमानी तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। तो इस आधार पर पुरातत्वविदों ने कहा है कि जो तांबा प्राप्त करते थे हड़प्पावासी, वो वास्तव में कहाँ से प्राप्त करते थे? ओमान से प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई वासी ओमान से तांबा प्राप्त करते थे या ओमान से उनके व्यापारिक संबंध थे, इसका एक और हमें संकेत मिला है। ओमान से हमें मिला है एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है। ये मर्तबान हमें मिला है ओमान से। और इस हड़प्पाई मर्तबान की एक खास विशेषता ये है कि इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, जिसका रीजन था कि ताकि तरल पदार्थ के रिसाव को रोका जा सके। अब कौन सा तरल पदार्थ इसमें भरा जाता था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे, यहाँ से ये जो काली मिट्टी का मर्तबान मिला है, इसके अंदर तरल पदार्थ भरकर ये लोग ले जाते होंगे ओमान, और ओमान से बदले में ये प्राप्त करते होंगे तांबा। ऐसी संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार दो साक्ष्य मिले हैं ओमान से व्यापारिक संबंध के। पहला कि तांबे के अंदर निकल के अंश मिले हैं, और दूसरा हो गया ये हड़प्पाई मर्तबान। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ओमान, जिसे मेसोपोटामिया के लेखों में कहा गया है मगान, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर जो लेख मिला है यह मिला है 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व। और इस अभिलेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? मगान अर्थात ओमान से प्राप्त करते थे। साथ ही एक और रोचक बात है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिला तांबा और ओमान का जो तांबा है, दोनों में निकल के अंश मिले हैं। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि ओमान के लोग न केवल हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, बल्कि मेसोपोटामिया के लोगों को भी तांबे का निर्यात करते थे। देखिए, अभी तक हमने चर्चा की कि हड़प्पा जो वासी हैं, इनका जो व्यापारिक संबंध था ये ओमान से था। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया के लोगों से भी था। और ये किस आधार पर कहा है हमने? एक तो कहा है मेसोपोटामिया में जो लेख मिला है उसके आधार पर, दूसरा हमने कहा है तांबे में निकल के अंश के आधार पर। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पुरावस्तुएं मिली हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का ओमान, मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। और वो पुरावस्तुएं कौन कौन सी हैं? हड़प्पाई मोहर हो गई, बाट हो गए, पासे हो गए और मनके हो गए। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों का इन लोगों के साथ में व्यापारिक संबंध हुआ करता था। एक ऐसी ही मोहर मिली है हमें, बेलनाकार मोहर मिली है, और ये जो बेलनाकार मोहर है ये है मेसोपोटामिया की। अब हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर और मेसोपोटामिया की मोहर में क्या अंतर होता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर है या तो वो वर्गाकार होती थी या फिर होती थी घनाकार, जबकि मेसोपोटामिया की मोहर आपको मिलेगी बेलनाकार। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेसोपोटामिया की मोहर है बेलनाकार, और इस मोहर को क्या किया जाता था? गीली मिट्टी पर रोल किया जाता था। गीली मिट्टी पर जब इसको रोल किया जाता था तो इस पे बने हुए चित्र किस पे बन जाते थे? गीली मिट्टी पर बन जाते थे। तो एक ऐसा ही चित्र हमें मिला है जिसके ऊपर बना हुआ है वृषभ बना हुआ है। ये कुबड़दार वृषभ बना हुआ है, अर्थात बैल बना हुआ है, और ये बैल कहाँ का संकेत माना जाता है? सिंधु क्षेत्र का। तो इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लोगों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ में व्यापारिक संबंध रहा होगा। इसके अतिरिक्त एक और मोहर मिली हमें। ये मोहर मिली हमें फारस की खाड़ी से, अर्थात बहरीन से। और बहरीन को मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन कहा गया है। यहाँ से हमें एक गोल मोहर मिली है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर होती थी उनकी एक विशेषता होती थी, ये वर्गाकार होती थी और इनके ऊपर हड़प्पाई लिपि में कुछ लिखा हुआ होता था। साथ ही इनके नीचे एक जानवर का चित्र होता था। यहाँ पर ये जो गोलाकार मोहर मिली है, इस गोलाकार मोहर में आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी एक लिपि में कुछ लिखा हुआ है, साथ ही इसके नीचे भी एक जानवर का चित्र दिया हुआ है। और जिस लिपि में ये लिखा हुआ है, जिस जानवर का ये चित्र है, ये भी हड़प्पाई है। तो बहरीन से मिली ये मोहर भी स्पष्ट करती है कि हड़प्पावासी और बहरीन के मध्य में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। इसके अलावा एक और साक्ष्य मिलता है। बहरीन अर्थात दिलमुन में जो स्थानीय बाट है वो उन्हीं मानक का अनुसरण करते हैं जो हड़प्पाई बाट करते हैं। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि बहरीन और हड़प्पा के लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया का जो लेख है, इसमें दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है संभवतः बहरीन द्वीप के लिए, मगान शब्द का प्रयोग किया गया है ओमान के लिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस लेख से हमें दिलमुन, मगान, मेलुहा और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। साथ ही हमें इस लेख के माध्यम से एक और जानकारी प्राप्त होती है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त करते थे। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे
वे उत्पाद प्राप्त करते थे कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की जो लकड़ियां थी ये प्राप्त करते थे हड़प्पा के लोगों से। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा अर्थात हड़प्पा के बारे में एक मिथक है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पर जो हाजा पक्षी है ये मेसोपोटामिया के लोग कहते थे मोर को, और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये नाम जो हाजा नाम है ये उसकी आवाज की वजह से उसको मिला होगा। अभी तक हमने देखा कि ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के मध्य में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, और ये व्यापारिक संबंध थे ये सामुद्रिक मार्ग के माध्यम से थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। इसके अलावा हमें और भी साक्ष्य मिलते हैं कि जो मेलुहा अर्थात हड़प्पा के जो लोग थे ये नावों का प्रयोग करते थे, क्योंकि मोहरों पर भी जहाजों और नावों का चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर ये हड़प्पा की एक घनाकार मोहर है और इस घनाकार मोहर में नाव का चित्र दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नाव का चित्रांकन किया गया है, साथ ही हाजा पक्षी मयूर का भी यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। तो इन मिले साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के मध्य में जो व्यापारिक संबंध हुआ करते थे ये सामुद्रिक मार्ग से हुआ करते थे। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा की जो विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर, उसकी हम चर्चा करते हैं। साथ ही हम चर्चा करते हैं एक ऐसी लिपि की जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो अर्थात वो अपठनीय हो, और साथ ही हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो वेट प्रणाली है, बाट प्रणाली है, उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मोहरे और मुद्रांकन की चर्चा करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी इनकी सबसे पहली जो विशेषता होती थी वह थी कि ये वर्गाकार होती थी। कहीं कहीं आपको घनाकार आकार की भी मोहर दिखाई देगी। दूसरी इनकी जो प्रमुख विशेषता होती थी वह यह थी कि ये सेल खड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। तीसरी इनकी जो प्रमुख विशेषता होती थी वह यह थी कि इनके ऊपर एक लिपि में कुछ लिखा गया है, और इस लिपि को पुरातत्वविदों ने नाम दिया है चित्रात्मक लिपि। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया अर्थात ये अपठनीय है। चौथी इनकी विशेषता होती थी कि इनकी जो मोहर होती थी उन पर जानवर का चित्र होता था। जितनी भी मोहर मिलेंगी उन पर आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र मिलेंगे। अधिकतर जो जानवरों का चित्र मिला है वह मिला है यूनिकॉर्न का मिला है। तो ये इसकी चार प्रमुख विशेषता होगी। पहली विशेषता हो गई कि वर्गाकार या घनाकार होती थी। दूसरी प्रमुख विशेषता कि सेल खड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। तीसरी विशेषता हो गई कि इन मोहरों के ऊपर चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा गया था जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और चौथी विशेषता हो गई कि इन मोहरों पर एक जानवर का चित्र होता है। अधिकतर जो चित्र मिलेंगे आपको यूनिकॉर्न अर्थात एक सींग वाले बैल का मिलेंगे। देखिए हड़प्पाई मोहर हैं उनमें अधिकतर जो चित्र मिले हैं वह मिले हैं एक सींगी बैल के अर्थात यूनिकॉर्न के मिले हैं। इसके बाद में जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं वह मिले हैं वृषभ के मिले हैं अर्थात कुबड़दार जो वृषभ या बैल है उसके चित्र मिले हैं। इसके अतिरिक्त हाथी और अन्य जानवरों के भी यहाँ पर चित्र मिले हैं। लेकिन सभी मोहरों की एक ही विशेषता है कि ये वर्गाकार है। दूसरा इनके ऊपर लिपि में कुछ लिखा गया है और इन सब पर जानवरों के चित्र हैं। अब हम चर्चा करते हैं मोहरे और मुद्रांकन की चर्चा करते हैं। मोहरे को अंग्रेजी में कहते हैं सील और मुद्रांकन को कहते हैं सीलिंग कहते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से सील या सीलिंग की जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि हम एक तांबे की मोहर है और एक चपड़ी है, और यहाँ पर उस चपड़ी को गर्म करने के लिए एक मोमबत्ती है। सबसे पहले क्या किया जाता था, इस चपड़ी को इस मोमबत्ती की सहायता से गर्म किया जाता था। गर्म करने के बाद में जब लिक्विड बनती थी तो इसको तांबे की मोहर के द्वारा इसके ऊपर छाप दिया जाता है, मतलब ठप्पा लगा दिया जाता है। ठप्पा लगाने के बाद में तांबे की मोहर पर जो चित्र बने हुए हैं वो आपको यहाँ पर इस मोहर पर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये मोहर वर्तमान में की जाती है अर्थात मुद्रांकन किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान संदर्भ में इस मोहर का क्या महत्व है। तो देखिए कई बार आपने एग्जाम देखे होंगे, बोर्ड के एग्जाम देखे होंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसको देखा होगा। उसके अंदर जो आंसर शीट होती है उसको भी इसी प्रकार से चपड़ी के द्वारा सील किया जाता है। यह चुनाव के जो गोपनीय लिफाफे होते हैं, भारत में यदि आपने कभी चुनाव होते हुए देखेंगे तो चुनाव के अंतिम समय में जो चुनाव पार्टी होती है वो कुछ गोपनीय लिफाफों को चपड़ी से सील करती है, और वह ऐसा इसलिए करती है कि जब ये लिफाफे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो वहां पर चेक किया जाता है कि ये जो चपड़ी की सील लगाई गई है क्या ये सुरक्षित है। सुरक्षित है तो इसका मतलब इस लिफाफे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई रास्ते में, और यदि ये सुरक्षित नहीं है, कहीं से टूटी हुई है या हटी हुई है, तो माना जाएगा कि इस लिफाफे के साथ में रास्ते में कहीं छेड़छाड़ की गई है। इसी प्रकार की जो टेक्निक है ये आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व हड़प्पा वासी करते थे। ये हड़प्पा वासियों की मोहर है और इस मोहर को
गीली मिट्टी के ऊपर दबाया जाता था। तो कुछ इस प्रकार का मुद्रांकन बनता था और ये मुद्रांकन हमें रोपड़ से प्राप्त हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा वासी इस प्रकार की सील और सीलिंग का प्रयोग क्यों करते थे। तो देखिए, इस प्रकार की सील और सीलिंग का जो ये प्रयोग करते थे, ये मुख्यतः लंबी दूरी के जो संपर्क थे उनको सुविधाजनक बनाने के लिए करते थे। हड़प्पा वासी क्या करते थे कि सामान से भरा एक थैला होता था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता था और यह सामान सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाता था, इस थैले के ऊपर जो गांठ लगाई जाती थी उसके ऊपर पहले गीली मिट्टी जमा दी जाती थी और गीली मिट्टी के ऊपर जो हड़प्पाई मोहर है उनकी छाप लगाई जाती थी, उनको दबाया जाता था। दबाने की वजह से जो मोहर पर जो चित्रांकन किया गया है वह गीली मिट्टी पर बन जाता था। एक या एक से अधिक मोहर लगाई जाती थी और जब ये थैला या बैग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता था तो जो प्राप्त करने वाला था इस मुद्रांकन की जांच करता था कि कहीं से ये सीलिंग टूटी हुई तो नहीं है। अगर टूटी हुई है तो इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ की गई है और यदि अक्षुण्ण है, नहीं टूटी हुई है, इसका अर्थ है कि इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। और इस मुद्रांकन से प्रेषक यानी भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रेषक की पहचान का कैसे पता चलता था। देखिए, यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि इस मोहर पर जो लिपि लिखी हुई है, इस लिपि में मुख्यतः मालिक का नाम और पदवी होती थी, तो जिससे आसानी से प्राप्त करने वाला समझ जाता था कि यह जो बैग या थैला कहाँ से आया है। दूसरा, विद्वानों ने सुझाव दिया है कि ये जो जानवरों का चित्र होता था ये अनपढ़ लोगों के लिए होता था, ये एक संकेत का कार्य करता था कि ये माल कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस लिपि में हम देखते हैं कि इस लिपि में अधिकतर जो लिखा गया है वह चित्रों के माध्यम से लिखा गया है, इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे एक नाम दिया है चित्रात्मक लिपि। और इस चित्रात्मक लिपि में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो संक्षिप्त मिले। अभी तक जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह है और ये मिला है हमें धोलावीरा से। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया तो स्पष्ट तौर पर ये कहा नहीं गया कि इस लिपि में क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना जरूर माना गया है कि यह वर्णमालीय नहीं है। जैसे कि हम अंग्रेजी और हिंदी में देखते हैं कि एक वर्णमाला होती है ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक, और इसमें 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। यहाँ पर पुरातत्वविदों का मानना है कि इस लिपि में न तो स्वर थे और न व्यंजन थे। यहाँ पर ये जो चिन्ह है स्वर और व्यंजन को नहीं दर्शाते थे क्योंकि इनके चिन्हों की संख्या कहीं अधिक थी। अभी तक हमें 375 से और 400 के बीच में यहाँ पर चिन्ह मिले हैं। और इस हड़प्पाई जो लिपि है इसके लेख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि और जो अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि। ये दोनों ही लिपि है, ये लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। यहाँ पर आप इन अक्षरों को देख सकते हैं कि ये बाएं से दाईं ओर लिखे गए हैं। सभी अक्षर कहाँ पे लिखे हुए हैं, बाएं से दाईं ओर लिखे गए। लेकिन इसके विपरीत हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, ये लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर, इस प्रकार से लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि दाईं ओर से लिखना आरंभ किया गया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। क्योंकि पुरातत्वविदों का मानना है कि जो दाईं ओर है वहां पर तो आप देखेंगे इस लिपि में जो अंतराल है वह चौड़ा है, लेकिन बाईं ओर आकर यह संकुचित हो जाता है क्योंकि उनका मानना है कि इन लोगों ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और जगह जब कम पड़ी तो बाईं ओर इन्होंने अक्षरों को संकुचित कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ देवनागरी लिपि में कि भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है। तो यहाँ पर जब जगह कम पड़ी तो मैंने अक्षरों को क्या कर दिया, थोड़ा संकुचित कर दिया। तो इसी के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि इन लोगों ने भी दाईं ओर से लिखना शुरू किया और जब बाईं ओर जगह कम पड़ी तो अक्षरों को संकुचित कर दिया। तो इस मोहर पर लिखे हुए चित्रांकन के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इसमें दाईं ओर जो अंतराल है वह चौड़ा है और बाईं ओर आकर जो अंतराल है वह संकुचित होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो हड़प्पाई लिपि है इसके अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। ये मिले हैं, हमें मोहरों पर मिले हैं, तांबे के औजारों पर इस लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, मर्तबानों के अवंठ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं मिली हैं, उन पर हड़प्पा लिपि में कुछ लेख लिखे मिले हुए हैं, आभूषणों पर इन्होंने लिखा, अस्थि छड़ों पर इन्होंने लिखा, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसके अतिरिक्त भी इन लोगों ने अभिलेख लिखे होंगे, लेकिन वो वस्तुएं अब क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। तो इस आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में साक्षरता व्यापक स्तर पर मौजूद थी। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो बाट प्रणाली है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, विनिमय बाटों को एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ये जो बाट मिले हैं ये सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं।
तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर ले। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बाट है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ पर हमने देखा था कि सेल खड़ी से ये लोग बनाते थे, मुहर बनाते थे। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता था। चट से ये लोग बाट बनाते थे और विभिन्न प्रकार की धातु, पत्थर और शंख से ये लोग बनाते थे, मन के बनाते थे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इन बाटों पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी बाट प्राप्त हुए हैं ये निशान रहित प्राप्त हुए हैं और इनका जो आकार था ये घनाकार था, अर्थात ये पासे के आकार के हुआ करते। इसके अतिरिक्त बाटों का जो निचला मानदंड है ये द्वितीय आधारित था, यानी बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जैसे दो का आधार था, दो का आधार 0, दो का आधार 1, दो का आधार 2, दो का आधार 3, दो का आधार 4। जैसे दो का आधार 0 कितना हो गया, 1 हो गया। दो का आधार 1 कितना हो गया, 2। इसी प्रकार से दो का आधार 2 कितना हो गया, 4। दो का आधार 3 8 और दो का आधार 4 हो गया 16। इस प्रकार से ये मिलेंगे आपको 12,800 तक मिलेंगे। हर जो बाट था वो अपने से दुगना हो जाता था, दुगने के अनुपात में था हर बाट। यहाँ पर ये बाटों का जो माप है ये इनका केवल रेशियो है, अनुपात है। सबसे जो छोटे वजन का जो बाट हमें मिला है, जो जिसे हम अनुपात 1 में ले सकते हैं, ये 0.856 ग्राम का मिला है। और सर्वाधिक मात्रा में जो यहाँ पर बाट मिला है वह 16 के अनुपात में मिला है, जिसका वजन लगभग 13.7 ग्राम था। और ये जो छोटे बाट थे इनका ये प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त जो ऊपरी मानदंड होते थे ये दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे, अर्थात ये 10 के मल्टीप्लाई में होते थे। जैसे 16वें अनुपात का जो बाट है इसका 10 गुना हो गया 160। तो इस प्रकार ये अनुपात में होते थे 160, 320, 640। और इस दशमलव प्रणाली में जो सबसे बड़ा जो बाट होता था वह बाइनरी जो सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम के जो 16वें अनुपात का जो वजन होता था उसका 100 गुना होता था। इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दो प्रकार के मानदंड का प्रयोग करते थे। निम्न जो मानदंड था ये द्वितीय आधारी होता था और उच्च मानदंड है ये दशमलव प्रणाली पर आधारित होता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से हमें धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले। तो देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे और कौन कौन से तरीके अपनाते थे। साथ ही हमने हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर, इसके अतिरिक्त एक ऐसी लिपि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, और इनकी बाट प्रणाली की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन सत्ता और किस प्रकार से इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।